नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 29वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को अभी तक का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर माना जाता है। अगर आप सिलेबस पर नज़र डालोगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अभी तक हम कवर कर चुके हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल्स हम कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे हैं मार्क्स। और आइडियोलॉजीज पे आप नज़र डालोगे तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी भी है। तो मार्क्सिज्म और मार्क्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। पहले हम कार्ल मार्क्स के लाइफ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में जर्मनी में। 1818 में जर्मनी की एक छोटी सी सिटी ट्रियर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स के पेरेंट्स ज्यूज थे, लेकिन कार्ल मार्क्स जब बच्चे थे तो उस समय कार्ल मार्क्स की फैमिली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गई थी। कार्ल मार्क्स फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, ह्यूमैनिस्ट हैं और कम्युनिज्म के फाउंडर भी हैं। कार्ल मार्क्स जब यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में पीएचडी कर रहे थे तो उस समय जो रूलर्स थे उनको कार्ल मार्क्स के विचार पसंद नहीं आए थे। स्टेट के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा था कार्ल मार्क्स ने, तो इसीलिए एक्सपेल कर दिया गया था कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने शरण ली थी फ्रांस में और बेल्जियम में भी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जर्मनी में वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना जारी रखा। तो जर्मनी उस समय प्रूशिया था। जर्मनी ने प्रेशराइज किया फ्रांस को। फ्रांस ने कार्ल मार्क्स को फ्रांस से भी निकाल दिया। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने शरण ली इंग्लैंड में, और जब तक की डेथ नहीं हुई कार्ल मार्क्स की, इंग्लैंड में ही रहे कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के विचार ही थे जिसके कारण पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड रहा दो आइडियोलॉजीज के बीच। एक तरफ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म। जब तक कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो गया 1991 में, तब तक दो आइडियोलॉजीज के बीच टकराव देखने को मिला और वर्ल्ड में तनाव भी देखने को मिला। यूएसए और यूएसए के जो एलाय कंट्रीज थे वो सपोर्ट कर रहे थे कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को। यूएसएसआर और यूएसएसआर के ग्रुप के जो कंट्रीज थे वो सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को, और उन देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टाब्लिश हुई थी। मार्क्स देखो पहले ऐसे पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जो गरीबों के नज़रिए से बात करते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में गरीबों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और इस चीज़ से मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, और इसका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है मार्क्स के विचारों पर। देखो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच बेसिक डिफरेंस आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों मॉडर्न एज के इकोनॉमिक सिस्टम हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है, सोशल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लैंड्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, इन सब का मालिकाना हक होता है इंडिविजुअल्स के पास, यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास। लेकिन सोशलिज्म में जो सोशल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इन सब का मालिकाना हक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता, कॉमन ओनरशिप होती है। अब कॉमन ओनरशिप में देखो हो सकता है किसी कोऑपरेटिव के पास हो इन सब चीज़ों का मालिकाना हक, या फिर स्टेट के पास हो, एनजीओ के पास हो, कुछ भी हो सकता है। कहने का एसेंस ये है, सोशलिज्म में कॉमन ओनरशिप का कंसेप्ट है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, स्टेट का रोल कम से कम होता है। किन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाए, कैसे उन चीज़ों को कहाँ पे बेचा जाए, किस रेट पे बेचा जाए, स्टेट का रोल कम से कम होता है ये सब चीज़ें डिसाइड करने में। लेकिन सोशलिज्म में स्टेट का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है ये डिसाइड करने में किस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाए, कहाँ पर सप्लाई किया जाए, किस रेट पर बेचा जाए। कैपिटलिज्म में क्या होता है, वर्कर्स के जो वेजेस हैं उनका रेट मार्केट के हिसाब से तय होता है। अब देखो मार्केट में ज़्यादा वर्कर्स हैं अवेलेबल तो डेफिनेटली वर्कर के जो वेजेस हैं वो कम होंगे। लेकिन सोशलिज्म में स्टेट डिसाइड करता है वर्कर्स के वेजेस कितने होंगे, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता वर्कर के वेजेस कितने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटलिज्म के इकोनॉमिक सिस्टम में मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, जबकि दूसरी तरफ सोशलिज्म के इकोनॉमिक सिस्टम में मेन ऑब्जेक्टिव हैं सोशल नीड्स को फुलफिल करना, यानी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये हमने बेसिक डिफरेंस जाना। जैसा हमने डिस्कस किया, कैपिटलिज्म में जो वर्कर्स के वेजेस हैं वो मार्केट के हिसाब से तय होते हैं। तो वर्कर्स बहुत कम वेजेस पे काम कर रहे थे और मार्क्स को लगता था
कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है वर्कर्स का। इसी वजह से वो वर्कर्स से आह्वान करते हैं कि आप रेवोल्यूशन लेके आओ, आप अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ विद्रोह कर दो। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार के मार्क्स अपने विचार रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल मार्क्स का स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है। कार्ल मार्क्स देखो सोशलिस्ट हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, कार्ल मार्क्स के जीवन काल में कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वर्कर्स का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही थी, वर्कर्स बहुत कम वेजेस पर काम करने को मजबूर थे और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे। यानी अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बढ़ता जा रहा था, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो इसी वजह से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक पॉपुलर आइडियोलॉजी उभर के आई, पॉपुलर इकोनॉमिक सिस्टम उभर के आया जिसका नाम है सोशलिज्म। अगर लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा बात की जाती है लिबर्टी की, फोकस दिया जाता है लिबर्टी पे, दूसरी तरफ सोशलिज्म आइडियोलॉजी के द्वारा फोकस किया जाता है सोशल एवं इकोनॉमिक इक्वालिटी पे। यानी इकोनॉमिक रूप से इक्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, उन्हीं के पास सारी की सारी वेल्थ है और बाकी लोग गरीब हैं। नहीं, इकोनॉमिक इक्वालिटी के अलावा सोशल इक्वालिटी की बात भी की जाती है सोशलिज्म के द्वारा। सोशल इक्वालिटी मतलब सोसाइटी में किसी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, क्लास के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर, मतलब किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सोसाइटी के किसी पर्सन के साथ सोसाइटी के सभी पर्सन्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगी। तो इस प्रकार से सोशल इक्वालिटी की मांग भी की जाती है सोशलिज्म के द्वारा। 19th सेंचुरी में वर्कर्स को जब वोटिंग राइट्स मिल गए, यानी वर्कर्स को वोट करने का अधिकार मिल गया, उसके बाद सोशलिज्म की ये जो आइडियोलॉजी है वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। देखो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, सोशलिज्म काफ़ी टाइप का है, एक प्रकार का सोशलिज्म नहीं है। जैसे गिल्ड सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आगे जब आएगी, जब आप देखिएगा सोशलिज्म कितने टाइप्स का है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से एक स्टेटमेंट बोली जाती है सोशलिज्म के बारे में, सोशलिज्म इज़ लाइक ए हैट दैट हैज़ लॉस्ट इट्स शेप। सोशलिज्म उस हैट की तरह है जिसने अपनी शेप खो दी है। मतलब देखो इसका ये है, जब किसी हैट को बहुत सारे लोग पहनेंगे तो जो पर्सन उस हैट को पहनेगा उसी प्रकार की शेप हो जाएगी हैट की। तो उसी प्रकार से सोशलिज्म के बारे में बहुत लोगों ने बोला है। तो ओरिजिनली सोशलिज्म क्या था उसे भुलाया जा चुका है, लेकिन सोशलिज्म के काफ़ी सारे टाइप्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है, डिफरेंस क्या है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, कार्ल मार्क्स को तो फाउंडर माना जाता है कम्युनिज्म का, तो फिर उन्हें सोशलिस्ट क्यों कहा जा रहा है। देखो सोशलिज्म एक बड़ी टर्म है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। सोशलिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है और सोशलिज्म काफ़ी तरह का है। मान लीजिए ये सर्कल सोशलिज्म है, तो इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल ये कम्युनिज्म है। काफ़ी तरह के सोशलिज्म होते हैं, गिल्ड सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म, आगे आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस पिक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सोशलिज्म एक बड़ी टर्म है और कम्युनिज्म इज ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई पर्सन मान लीजिए ए कम्युनिस्ट है, तो क्या वो सोशलिस्ट है या फिर नहीं है? डेफिनेटली वो सोशलिस्ट है। यहां पर देखो सोशलिज्म सर्कल के अंदर ही कम्युनिस्ट है, तो अगर कोई पर्सन कम्युनिस्ट है तो वो सोशलिस्ट होगा ही होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, मान लीजिए कोई पर्सन बी सोशलिस्ट है, क्या वो कम्युनिस्ट है या फिर नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का एसेंस ये है, चूंकि कम्युनिज्म सोशलिज्म की एक फॉर्म है, तो हर एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि कम्युनिज्म की बात तो हम कर रहे हैं कि ये सोशलिज्म की फॉर्म है, आखिरकार है क्या ये कम्युनिज्म? कम्युनिज्म देखो मार्क्स का गोल है। मार्क्स जो भी थ्योरी देते हैं कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए देते हैं। है क्या कम्युनिज्म? कम्युनिज्म मार्क्स का यूटोपिया है। यूटोपिया के बारे में मैंने आपको बताया था, याद कीजिए जब हमने प्लेटो को डिस्कस किया था। यूटोपिया का मतलब होता है परफेक्ट सोसाइटी, जहां पे सारे खुश हों, सब हैप्पी हों। आइडिया देखो अट्रैक्टिव लगता है, जैसे प्लेटो का जो आइडिया था फिलोसफर किंग का, वो यूटोपिया था।
सुनने में अट्रैक्टिव लगता है लेकिन इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। उसी प्रकार से कम्युनिज्म मार्क्स का यूटोपिया है। ऐसी सोसाइटी मार्क्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहां पे सभी खुश हों, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कम्युनिज्म के फीचर्स के बारे में देख लीजिए। मार्क्स के अनुसार अगर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है तो वहां पे परफेक्ट फ्रीडम होगी, परफेक्ट इक्वालिटी होगी जनता के बीच। स्टेटलेस सोसाइटी है कम्युनिज्म, यानी कोई स्टेट नहीं होगा अगर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है। क्लासलेस सोसाइटी है, कोई क्लास नहीं होगी। हैव्स हैव नोट्स क्लास हुआ करती हैं जो कैपिटलिज्म में, यानी वो क्लास जिन्होंने सोशल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा करके रखा है वो हैव्स, और जिनके पास कुछ नहीं है वो हैव नोट्स। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी। मतलब किसी रीजन में अगर कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाता है वहां पे ना तो स्टेट होगा और ना ही कोई क्लास होगी। परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट फ्रीडम होगी जनता के पास। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आया होगा कि अगर स्टेट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? स्टेट नहीं होगा तो एनजीओज मिलके सोसाइटी को चलाएंगे, या फिर कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को चलाएगी, या फिर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन स्टेट के द्वारा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो ये आता है, क्या हम कार्ल मार्क्स को एनार्किस्ट कह सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। एनार्किज्म देखो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो विश्वास करती है स्टेट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन होना ही नहीं चाहिए, स्टेट को एबोलिश किया जाए, और जैसा हमने डिस्कस किया कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी फोर्स के। इवन देखो महात्मा गांधी को भी एनार्किस्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी के बारे में आगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल से तो तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूँ। महात्मा गांधी भी यही बात कहते हैं, स्टेट जो है वो वायलेंस का इस्तेमाल करता है, और जबकि आपको पता है गांधी बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंस में इस्तेमाल करते थे। इसलिए गांधी कहते थे परफेक्ट स्टेट वो होगा जहां पर लोगों को मिनिमम गवर्न किया जाए, यानी सेल्फ गवर्नेंस की बात करते थे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिलती है मार्क्स के कम्युनिज्म में और गांधी के राम राज्य में। मार्क्स का कम्युनिज्म भी एक प्रकार का यूटोपिया है, यानी ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं मार्क्स जिसमें सभी खुश हों, लेकिन इंप्लीमेंट करना उसी प्रकार से गांधी का जो राम राज्य है ये भी यूटोपिया है। दोनों का देखो एम तो सेम है कि स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना, मतलब ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जिसमें स्टेट हो ही ना, लेकिन मेथड्स अलग अलग हैं, मीन्स अलग अलग हैं। गांधी आपको पता है नॉन वायलेंस की बात करते हैं, गांधी की सारी जो थ्योरी है वो नॉन वायलेंस पे आधारित है, जबकि मार्क्स तो ये कहते हैं वायलेंट रेवोल्यूशन आएगी, और वर्कर से आह्वान भी करते हैं कि आप आइए रेवोल्यूशन कीजिए, रेवोल्यूशन में वायलेंस भी होगा लेकिन हम सोसाइटी को चेंज कर देंगे, हम कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। तो मीन्स अलग अलग हैं। गांधी वायलेंस की बात नहीं करते हैं, मार्क्स वायलेंस की बात करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे क्या कम्युनिज्म एनार्किज्म है, तो आप हाँ में रिप्लाई दे सकते हो, क्योंकि देखो कम्युनिज्म स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना करता है, और एनार्किज्म तो आपको पता ही है, एनार्किज्म आइडियोलॉजी है ही यही कि स्टेट ना हो और सोसाइटी को गवर्न किया जाए किसी एनजीओ की सहायता से, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से, या फिर किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से। तो कम्युनिज्म एक प्रकार से एनार्किज्म है। आगे पॉइंट आता है कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में। कार्ल मार्क्स देखो ये बोलते हैं मैन का नेचर इस प्रकार से है, मैन दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ कोऑपरेट कर सकता है, जबकि आपको याद होगा बेंथम, होब्स, ये सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं मैन जो है वो लालची है, मैन का नेचर इंडिविजुअलिस्टिक है, मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये सारी बातें बोली गई थी होब्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा बोला गया। होब्स ने ये जो कुछ बोला मैन के नेचर के बारे में, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स कॉन्शियसनेस है। फॉल्स कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन आपको बताऊं, फॉल्स कॉन्शियसनेस देखो एक वे ऑफ थिंकिंग है, यानी सोचने का तरीका है जो कि लोगों को रोकता है कि वो सही सोशल या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन को ना समझ सकें। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं होब्स ने मैन के नेचर के बारे में जो कुछ कहा वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, यानी एक प्रकार से होब्स
रोक रहे हैं जनता को कि वो ट्रू सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में ना समझ सकें। असल में कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखो, मैन कोऑपरेट कर सकता है दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, दूसरे मैन के साथ। मैन का नेचर सेल्फिश नहीं है, लेकिन सोसाइटी गलत है। अगर बदलाव लाना है तो सोसाइटी में लाना होगा और सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर में लाना होगा। सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए, सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए आवश्यकता है रेवोल्यूशन की। समझ गए? मार्क्स देखो पहले ऐसे पर्सन नहीं थे जिन्होंने सोशलिज्म की वकालत की। मार्क्स से पहले भी काफ़ी सारे थिंकर्स थे जिन्होंने सोशलिज्म की वकालत की, लेकिन मार्क्स अपना जो सोशलिज्म का मॉडल है उसे तो कहते हैं कि मेरी सोशलिज्म के बारे में जो थ्योरी है वो साइंटिफिक सोशलिज्म है। और मार्क्स से पहले थिंकर्स ने सोशलिज्म की जो थ्योरी दी उसको मार्क्स कहते हैं उन थिंकर्स की जो थ्योरी है वो यूटोपियन सोशलिज्म है, यानी उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मार्क्स के द्वारा ऐसा कहना है। सोशलिज्म का ओरिजिन वेस्ट में देखो देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पता है 3 आइडियाज इमर्ज होके आए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो उस समय कई सारे थिंकर्स थे। फॉर एग्जांपल लुइस ब्लैंक रेडिकल थिंकर थे। रेवोल्यूशन की सहायता से सोशलिज्म इस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में सफल नहीं हो सके लुइस ब्लैंक। कार्ल मार्क्स का कहना है कि उनको सफल होना भी नहीं था। क्यों? कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स से पहले सोशलिज्म के जो थिंकर्स हैं, जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्शन की बात करते हैं सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको कैपिटलिज्म की प्रॉपर समझ ही नहीं थी। यानी उनको कैपिटलिज्म के बारे में पूरा पता ही नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कैपिटलिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्शन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो साउंड थ्योरी पर बेस्ड ना हो। और कार्ल मार्क्स से पहले सोशलिज्म की वकालत करने वाले थिंकर्स रेवोल्यूशनरी एक्शन की तो बात करते थे, लेकिन उनका रेवोल्यूशनरी एक्शन साउंड थ्योरी पे बेस्ड नहीं था, यानी उनको कैपिटलिज्म की समझ नहीं थी, इसलिए वो फेल हो गए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया जाता है इंडिया की 1857 की क्रांति का। 1857 में इंडिया में क्या हुआ? रिवोल्ट तो देखो अच्छा खासा आया, लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्शन साउंड थ्योरी पे बेस्ड नहीं था। रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने भाग लिया 1857 की क्रांति में, उनको कॉलोनिज्म के बारे में पता नहीं था, कॉलोनिज्म की समझ नहीं थी। इसी वजह से वो रेवोल्यूशनरी एक्शन फेल हो गया और 1857 की क्रांति फेल हो गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद देखो कई सारे यूरोप के कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें सोशलिस्ट आइडियाज़ की ग्रोथ देखने को मिली। और कुछ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट सेकुलर्स, फॉर एग्जांपल सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, ये सोशलिस्ट थिंकर्स थे जिन्होंने काम किया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप के कई कंट्रीज में। लेकिन देखो ये जो सेकुलर्स थे इनकी अप्रोच इवोल्यूशनरी थी, इनकी अप्रोच पीसफुल थी सोशलिज्म के प्रति। इन सेकुलर्स का मानना था सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है कैपिटलिज्म क्लास के लोगों की कंसाइंस को जगा के। कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं, अगर उनके विवेक से अपील की जाएगी तो सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स कहते हैं ये सब सेकुलर्स यूटोपियन थे। मार्क्स का कहना था भैया ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोचते हो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के कंसाइंस को जगा के या फिर उनके विवेक को अपील करके हम सोशलिज्म इस्टेब्लिश कर देंगे, कैपिटलिस्ट क्लास के लोग मान जाएंगे, इसका मतलब आप दूसरी दुनिया में जी रहे हो, आप इस दुनिया में नहीं जी रहे हो। ये यूटोपियन आइडिया है, इसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। आपको कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसकी समझ ही नहीं है। कैपिटलिस्ट क्लास के लोग अपने इंटरेस्ट क्यों छोड़ेंगे? वो अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध जाके क्यों काम करेंगे? तो इसी वजह से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आपको भैया कुछ नहीं पता। मार्क्स के हिसाब से अगर चेंज आएगा तो रेवोल्यूशन की सहायता से आएगा। और रेवोल्यूशन भी कैसी? वायलेंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की सहायता से ही कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है और सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इवन देखो हमारे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। शुरुआत में जब कांग्रेस बनी थी 1885 के बाद, उस समय जो हमारे लीडर्स थे उनको भी यही लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्चुअल में पता नहीं है कि इंडिया के लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा है। अगर हम उन्हें बताएंगे तो ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करेंगे। इस प्रकार की बातें लगती थी, बोली जाती थी हमारे देश के लीडर्स के द्वारा जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था।
तो उस समय भी उनका क्रिटिसिज्म होता था कि आपको पता नहीं है कॉलोनिज्म की आइडियोलॉजी का, आप उनको कितना भी बता दो वो शोषण करना जारी रखेंगे, वो हमारे देश को लूटना जारी रखेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, मार्क्स कहते हैं वायलेंट रेवोल्यूशन की सहायता से सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक काफ़ी फेमस लाइन बोली जाती है कार्ल मार्क्स के द्वारा, वायलेंस इज द मिडवाइफ ऑफ चेंज। कार्ल मार्क्स कहते हैं दुनिया में कोई भी सिंगल बर्थ नहीं है, यानी किसी का जन्म नहीं हुआ ब्लड गिरे बिना, यानी जब भी किसी का जन्म हुआ है तो खून गिरा ही गिरा है। तो सोशलिज्म इस्टेब्लिश होगा तब भी खून गिरेगा, यानी वायलेंस होगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं वो सेकुलर्स जो पीसफुल अप्रोच की बात करते हैं, यानी शांतिपूर्वक तरीके की बात करते हैं, उनके पास साइंटिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन नहीं है, इसी वजह से वो यूटोपियन हैं, उनकी अप्रोच को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। मार्क्स यह भी कहते हैं विभिन्न सेकुलर्स के द्वारा वर्ल्ड को इंटरप्रेट किया गया है। मार्क्स कहते हैं भैया वर्ल्ड को इंटरप्रेट तो कोई भी कर देगा, मायने ये रखता है आप वर्ल्ड में बदलाव ला सकते हो या फिर नहीं, वर्ल्ड में आप चेंज ला सकते हो या फिर नहीं। मार्क्स अपनी अप्रोच को यानी अपनी थ्योरी को कहते हैं प्रैक्सिस, मतलब एक ऐसी थ्योरी जिससे एक्शन आएगा और एक्शन से थ्योरी बिल्ड होगी। वर्किंग क्लास के लोगों से आह्वान करते हुए मार्क्स कहते हैं आपका शोषण बहुत हो गया, अब आप एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, आपके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है चेन्स। जिन चेन्स में आप बंधे हुए हो, अगर आप रेवोल्यूशन करोगे तो सिर्फ उन्हीं चेन्स को आप खो सकते हो, इसके अलावा आपके पास खोने को कुछ नहीं है। ये फेमस लाइन मार्क्स के द्वारा बोली जाती है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। इस प्रकार से हमने मार्क्स के विचारों की बेसिक आउटलाइन डिस्कस कर ली। मतलब हमने ये जान लिया मार्क्स चाहते क्या हैं, किस लिए वो लिखते हैं, किस प्रकार के समाज की वो कल्पना करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स के एज ए थिंकर पर्सपेक्टिव क्या है। मार्क्स देखो अपनी अप्रोच में मेटेरियलिस्टिक हैं, प्लेटो, सोक्रेटिस वो सब थिंकर आइडियलिस्टिक हैं, वो आइडिया पर फोकस करते हैं। लेकिन मार्क्स कहते हैं मैटर रियल है और आइडिया रियल नहीं है। आइडिया सिर्फ और सिर्फ है फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने अभी आपको बताया, फॉल्स कॉन्शियसनेस मतलब एक वे ऑफ थिंकिंग जो कि लोगों को रोकती है कि वो ट्रू इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन के बारे में ना जान सकें। तो मार्क्स का कहने का मतलब था आइडियाज़ का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न थिंकर्स के द्वारा ताकि वो सही सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में ना जान सकें। मार्क्स ये भी कहते हैं आइडिया आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, रिलीजन भी कुछ नहीं है। मार्क्स कहते हैं रिलीजन के बारे में, रिलीजियम इज ओपियम ऑफ मासेस। मार्क्स के अनुसार रिलीजन कुछ नहीं है, रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसे देखो ओपियम का सेवन करके यानी नशे का सेवन करके मैन यानी मनुष्य बेसुध हो जाता है, उसे पता नहीं लगता क्या चल रहा है। उसी प्रकार से रिलीजन का इस्तेमाल करके लोगों को बेसुध कर दिया जाता है, लोगों को पता नहीं चलता क्या कुछ चल रहा है। तो मार्क्स के वर्ड्स में रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। मार्क्स ये भी कहते हैं भगवान को लोगों ने बनाया है, यानी मैन ने भगवान को बनाया है, गॉड ने लोगों को नहीं बनाया है, यानी गॉड ने मैन को नहीं बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक मार्क्स के आइडियाज़ को समझ के आपको क्या लगता है? मार्क्स साइंटिस्ट हैं, मार्क्स भगवान है या फिर मार्क्स पॉलिटिशियन हैं? एक्चुअल में मार्क्स अपने आप को बोलते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मार्क्स के जो फॉलोअर्स हैं वो मार्क्स को भगवान का दर्जा दे देते हैं। लेकिन रियल में मार्क्स एक पॉलिटिशियन हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं मार्क्स, इसी वजह से उन्होंने ये सारे विचार दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर इन्फ्लुएंस की। सबसे पहले देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स पर, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं उनका ओरिजिन देखने को मिलता है। दूसरा ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एडम स्मिथ, इनका भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स पर। एक्चुअली इन्होंने वकालत की थी लेसे फेयर स्टेट की। लेसे फेयर स्टेट देखो वो स्टेट होता है जिसमें स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करता, यानी रेगुलेट नहीं करता इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को, उस स्टेट को कहा जाता है लेसे फेयर स्टेट। कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं इस प्रकार के स्टेट को। तो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है एडम स्मिथ का भी, ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी। तीसरे नंबर पे जर्मन फिलोसफर हैं हीगल। हीगल का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है कार्ल मार्क्स के विचारों पर। कल हम समझेंगे किस प्रकार से
हीगल जो है कार्ल मार्क्स के विचारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस प्रकार से कार्ल मार्क्स हीगल की डायलैक्टिक्स की थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार की थ्योरी सोक्रेटिस के द्वारा दी गई थी डायलैक्टिक्स की, उसी प्रकार की थ्योरी हीगल के द्वारा भी दी गई थी। कल हम समझेंगे, कल हम कार्ल मार्क्स के इन कंसेप्ट्स को जानेंगे, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, डायलैक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म, ये सारे एक एक करके देखेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।